नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। दो विषय ऐसे हो रहे हैं जो आज ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकली लोगों को लगे बहुत इनसिग्निफिकेंट हैं या इनका अभी कोई राजनीतिक महत्व बहुत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये दो इंसिडेंट की जिनकी आज मैं बात करूंगा, इनका मोदी सरकार के लिए लॉन्ग टर्म थोड़ा मुझे ये खतरे की घंटी है उनके लिए। मैं आज दो बातें करूंगा। जिग्नेश मेवानी का गिरफ्तारी और उसके बाद वो बेल पे छूटना और फिर दिल्ली आके उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और दूसरी तरफ पीके का आज अपना आगे का प्लान बताना कि अब वो पॉलिटिक्स में या सामाजिक जीवन में क्या करने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों लोग अगर वैसे देखिए तो पॉलिटिकली कोई हैवी वेट नहीं है। जिग्नेश मेवानी कांग्रेस समर्थित एमएलए हैं और गुजरात से आते हैं, दलित वर्ग से हैं। गुजरात में कोई 7-7.5% ही दलित पॉपुलेशन है। मतलब ये सारी चीज़ों के बाद भी थोड़ा सा ये समझ लिया जाए कि इनके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। जिग्नेश मेवानी जी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके एक ट्वीट उन्होंने कर दिया था। वो उस ट्वीट में उनके अपने पक्ष में उन्होंने मोदी जी से अपील की थी कि भाई आप गुजरात आइए तो शांति और ये सब की बात करिए। खैर, उस ट्वीट के बिना पे उनको असम पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार करके आसाम ले जाती है। उनको इस केस में जिसमें 5 धाराएं लगी तो उसमें उनको जमानत मिलती है, लेकिन जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो उनके ऊपर एक और केस लाद दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जब वो गिरफ्तार थे और जब वो पुलिस के उसमें जा रहे थे तो उन्होंने एक महिला अधिकारी जो इंस्पेक्टर थी उनके साथ मोलेस्टेशन, मतलब दुर्व्यवहार कह लीजिए या जो भी, इस तरह की धाराएं करके उनको। ये केस जब असम की जो सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज हैं उन्होंने जब सुना तो उन्होंने उसमें बहुत ही सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा इस केस में कोई मेरिट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि असम को ये पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं और मतलब बहुत फ्रिवलस है, इस तरह की बातें करके उन्होंने उनको 1000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया। ये बातें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज वो दिल्ली पहुँचे और दिल्ली पहुँच के उन्होंने आज कांग्रेस मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब शुरू ही किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ कहा कि पीएमओ में बैठे हुए गोडसे भक्तों के द्वारा, इस तरह से उन्होंने उसको एड्रेस किया। और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं। उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने आम जनता को एड्रेस किया, उन्होंने गुजरात की जनता को एड्रेस किया, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि गुजरात में पिछले वर्षों में 22 एग्जामिनेशन पेपर लीक हुए हैं। उनका कहना है कि इस पर अभी तक कोई जांच नहीं बैठी है। एग्जामिनेशन पेपर अगर लीक होते हैं तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की, उस पर कोई जांच बिठाई, उसका कुछ हुआ? फिर वो एक दूसरा इशू उठाते हैं और इस पर वो बहुत आक्रामक रहते हैं और वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को 3-4 बार बोलते हैं। जो मुद्रा पोर्ट जो अडानी जी का है, गौतम अडानी जी का, उसके बारे में वो बार बार ये कहते हैं कि वहाँ से 1,75,000 करोड़ की जो ड्रग्स मिली थी, बरामद हुई थी, उस पर कोई जांच नहीं हो रही है। उनका ये इस पे बहुत हमला उन्होंने किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 18-20 मिनट की थी उसमें, बल्कि 20-22 मिनट की थी, उसमें कई बार कहा, उन्होंने कहा कि भाई किसी के पास 10 ग्राम मिल जाती है ड्रग तो उसको जेल बंद और उसका जीवन खराब। यहाँ पे 1,75,000 रुपए की ड्रग मुद्रा पोर्ट में मतलब उतरती है, पकड़ी जाती है और उस पर कोई जांच नहीं। ये किसने भेजा, कैसे भेजा, मुद्रा में क्यों भेजा, क्या कारण था? क्योंकि पुराना केस अगर आप याद करें तो इसमें से जो इंपोर्ट करने वाले थे वो मद्रास बैठे हुए थे। मद्रास के पास पोर्ट है, मद्रास है, पारादीप है, वो मुद्रा में क्यों कर रहे थे? और ये बार बार इतने बड़े स्केल के ड्रग गुजरात के मुद्रा गौतम अडानी के पोर्ट पे क्यों उतरते हैं? इस पे उन्होंने कहा इस पे क्यों नहीं कोई जांच हो रही है, कोई जांच होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा गुजरात के कोई मंत्री के ऊपर किसी महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और कंटिन्यूअस बलात्कार का आरोप लगाया है, लेकिन उस पर भी कोई जांच
गुजरात सरकार नहीं कर रही है। तो क्यों नहीं कर रही है, ये भी उन्होंने कहा। क्योंकि उन्होंने फिर ये कहा ना कि मैंने गोडसे के ऊपर एक ट्वीट किया जिस पे एफआईआर होती है, और मैंने जो उसमें कहा था, मैंने उसमें शांति बहाली की बात की थी, और मुझे तुरंत गिरफ्तार करने आ जाते हैं। गोडसे के बारे में भी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने गोडसे के बारे में ये कहा कि भाई मैं, मोदी जी को ये बुरा लग गया और ये एफआईआर हो गई कि मैंने उनको कहा कि आप गोडसे भक्त हैं। उन्होंने कहा भाई एक काम कर दीजिए, आप लाल किले की प्राचीर से आप चढ़ जाइए और कहिए गोडसे मुर्दाबाद। आप अपने जो प्रवक्ता हैं उनको कहिए कि टीवी चैनल पे जाके भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो गोडसे मुर्दाबाद बोल दें, कहने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप ये क्यों नहीं कहते हैं। तो उन्होंने इस तरह के भी चैलेंज दिए हैं। अब उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई, और जो इस तरफ हम लोगों में से किसी का ध्यान नहीं दिया था, और वो कहे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पीएमओ से प्लान हुआ था और वहीं से एग्जीक्यूट हुआ था मेरा अरेस्ट, उसका वो कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि 19 तारीख को मेरे खिलाफ एफआईआर होती है कोकड़ाझाड़ नामक जिले में। वहां से गुवाहाटी एयरपोर्ट 4-4.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो जब वहां एफआईआर होती है तो उसके बाद वहां की पुलिस भाई व्हीकल द्वारा गुवाहाटी पहुंची 4-4.5 घंटे में। फिर गुवाहाटी से जहाज मिलता है बेंगलोर के लिए, वो बेंगलोर के जहाज आए, फिर क्योंकि सीधा जहाज है नहीं अहमदाबाद का, फिर बेंगलोर से अहमदाबाद आती है, फिर अहमदाबाद से वडगाम जो उनका जहां वो रहते हैं, जो अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर है, वहां पुलिस पहुंचती है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि ये सब प्री प्लान्ड है, क्योंकि मेरी एफआईआर हुई और अगले मिनट पुलिस वाले गाड़ी में बैठ के चल दिए सामान लेके। ये कैसे हो सकता है अगर ये पहले से प्लान ना हो? और ये उनके वाजिब क्वेश्चंस हैं। वो एक चीज और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे आपने गिरफ्तार किया, मुझे एफआईआर की कॉपी आज तक नहीं दिए हैं आपने मुझे भाई आप कौन, मुझे क्यों गिरफ्तार किए ये आप मुझे बता ही नहीं रहे हैं। उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि जब मेरी गिरफ्तारी हो गई, उन्होंने कहा अभी का मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब तक असम पहुंचा था तब तक गुजरात के स्पीकर को आपने इन्फॉर्म नहीं किया था। जो उल्लंघन है, जो बेसिक जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनको अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो स्पीकर को इसको मेरी समझ के हिसाब से स्पीकर से परमिशन लेना जरूरी है, लेकिन अगर परमिशन नहीं तो इन्फॉर्म करना तो 100% है। तो उसको वो ये भी कहे हैं, उन्होंने एक टर्म यूज किया कि ये 56 इंच की बुजदिली है, या उन्होंने कहा ये 56 इंच की कायरता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सेकंड एफआईआर हुई थी महिला अधिकारी ने जैसे कहा था, उस पर भी उन्होंने काफ़ी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 5 गाड़ियां मेरे साथ चल रही थी, मेरे मतलब जब मैं गिरफ्तार होकर जा रहा था। कहने लगा ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे बगल में एक महिला अधिकारी को उस 5 गाड़ियों में से बिठाया जा रहा है, तो ये पहले से ही प्री प्लान था कि ये सब काम करना है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि असम के कोर्ट ने इस पर काफ़ी सख्त टिप्पणी की है कि मैं इसके खिलाफ जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं का आदर करता हूं। जो उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरे संस्कार हैं, जिस तरह से मेरी बड़ी हुआ है, मैं उसमें महिलाओं का अनादर नहीं करूंगा, और मैं इस पे उन महिला के ऊपर कोई केस नहीं करूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर कितना दबाव होगा सरकार का कि तुम इस तरह का झूठा, जो उनके अनुसार जो जब अदालत ही कह दे रही कि झूठा केस है, तो झूठा केस करने का कितना दबाव होगा। उन्होंने कहा कि भाई ये वो सरकार है जिसपे पेगासस का इस सरकार पर आरोप है जासूसी का। उन्होंने कहा मेरे कंप्यूटर, मेरे साथियों के वो सब फोन उन सब लिए गए हैं, किसमें क्या लगा दिया गया मुझे मालूम नहीं। उन्होंने एक चीज़ और कही, उन्होंने कहा कि भाई बहुत से मुकदमे वापस लिए गए हैं गुजरात में, लेकिन जो ऊना में इन लोगों दलितों के ऊपर जो मुकदमे एफआईआर हुई थी वो आज तक वापस नहीं हुई। जो वडगांव में माइनॉरिटी के ऊपर वो हुई थी एफआईआर, वो वापस नहीं हुई। तो उन्होंने कहा ये मुकदमे वापस लीजिए, और अगर ये मुकदमे, उन्होंने कहा मैं अपने मुकदमे के लिए एक बार भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरा मुकदमा, वो मैं लड़ूंगा, दोनों मुकदमे लड़ूंगा, लेकिन
जो ये दलितों और अल्पसंख्यकों के ऊपर मुकदमे हुए हैं उनको अगर आपने वापस नहीं लिया तो 1 जून को एक बड़ा जन आंदोलन गुजरात में शुरू होगा। और लास्ट में जो उनकी स्टाइल है, अगर आपने इधर देखा हो, वो एक पिक्चर आई थी, उसके अनुसार वो कहते हैं ना, मैं फ्लावर नहीं फायर हूं। आप भी समझ लीजिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा, फ्लावर नहीं फायर है, झुकेगा नहीं। इट्स माई चैलेंज टू यू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। यंग है और प्रॉमिसिंग है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज हरदम जान लीजिए कि जिग्नेश मेवानी और बाकी जितने दलित नेता हैं, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, मायावती जी में अपना दम है, लेकिन आईन थी तो काशीराम जी का क्या हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के ऊपर तक पहुंची थी और जीती थी, याद है ना। चिराग पासवान, जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो इस समय जीवित हैं, चिराग पासवान जी आए थे तो पिताजी रामविलास पासवान बड़े थे, उनके नाम पे जीते थे। चंद्रशेखर जी अभी तक कोई इलेक्शन जीते नहीं हैं। जिग्नेश मेवानी एक ऐसे दलित नेता हैं जो अपने दम पे लड़ के इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीते हुए हैं, जीते हुए प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए इनको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। और अगर वो इस सारी बातों को कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो भी पूरा प्लान हुआ उसमें जिग्नेश मेवानी के सवाल को अनुत्तरित तो रही जाएंगे, लेकिन लोगों के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं कि ये इनके साथ क्या हुआ है, उससे जरूर कहीं ना कहीं मोदी जी का वोट की दृष्टि से नुकसान होगा। अब इधर जरा दूसरी बात कर लें पीके जी की। पीके जी का कांग्रेस से बात नहीं बनी और ये सब हो गया। तो अगर आप लोगों को याद हो, जब बंगाल इलेक्शन हो गया था 28-29 अप्रैल को रिजल्ट आ गए थे, तो उसी समय पीके ने कहा था कि वो 2 मई का उनका स्टेटमेंट था, 2 मई 2021 का, कि मैं 1 साल के अंदर अपने आगे के प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जनरल। तो वो उन्होंने उस सीमा को के अंदर ही 2 मई को आज उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि इतने साल का उनका 10 साल का कैरियर, जिसमें उन्होंने बहुत सी पार्टीज का वो किया, उसके बाद अब वो सीधे आम आदमी, उसका मास्टर्स ऑफ ये डेमोक्रेट, वो आम आदमी के बीच में जा रहे हैं और वहाँ पे वो जन स्वराज की शुरुआत कर रहे हैं। और जन स्वराज से उनका कहना यह है कि ये बिहार से इसकी शुरुआत होगी। अब मैं इस पर जल्दी से 2-3 चीज़ें आपको बता दूं कि ये क्यों मोदी जी के लिए मुश्किल है। देखिए, एक बार ये जेडीयू से निकाले गए थे, ये जेडीयू में गए थे और इनको बहुत उम्मीद थी कि नीतीश कुमार जी इनको कुछ एक पॉलिटिकल वो भी करेंगे, लेकिन वो मामला बना नहीं और इनको जेडीयू से निकाला गया था। उस समय अगर आपको याद हो, इन्होंने उस समय भी कहा था, उस समय इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये सब बात कही थी और ये कहा था कि नहीं, मैं एक नई शुरुआत बिहार से करूंगा। अब ये फिर बिहार से कर रहे हैं शुरुआत इस जन स्वराज की। मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि इससे जो भी नुकसान होगा वोट के, मैं बार बार वोट की और चुनाव की दृष्टि से बोल रहा हूं, वो बीजेपी और नीतीश की को ही क्षति पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज समझ लीजिए, पीके को मैं ये मानता हूं कि उनके पास कोई ऐसी विचारधारा नहीं कि वो लेफ्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, राइट विंगर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन वो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक तो हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। वो चुनाव के तरीके में बहुत साइंटिफिकली और सिस्टमैटिक ढंग से चुनाव को हैंडल करते हैं। और अगर वो कुछ भी, मतलब बिहार में अगर कुछ भी सफल होते हैं, 1% होते हैं कि 100% होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एनडीए की कॉस्ट पे ही होंगे। क्योंकि बिहार में एक चीज और समझ लीजिए, इस समय बिहार में एक लीडरशिप क्राइसिस है। हालांकि सारे पूरे देश में है, पूरा बहुत से प्रदेशों में है और उसी जगह बहुत से प्रादेशिक नेता उभर के आ गए हैं, लेकिन बिहार की लीडरशिप क्राइसिस को समझ लीजिए। नीतीश जी अगले इलेक्शन तक आते आते एज हो चुकी होगी, तो अब वो अगला इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये देखने वाली बात है। बीजेपी ऑन इट्स ओन बिहार में ऐसी मजबूत नहीं, और उसके पास कोई इतना बलशाली नेता नहीं कि जिसके बूते पे जैसे वो इलेक्शन लड़ ले, वहां पे भी उसको मोदी जी का ही सहारा लेना होगा। कांग्रेस का कोई अनडिस्प्यूटेड लीडर नहीं है बिहार में, अभी कांग्रेस को अपनी जमीन तलाश भी करनी है। आरजेडी में राबड़ी जी बनी थी पहले, लेकिन राबड़ी जी आप भी समझ सकते हैं लीडर के रूप में नहीं, वो तो भाई लालू जी जेल में थे, लालू जी वहां से चला रहे थे सब पार्टी, वो चल रहा था।
अब इधर तेजस्वी और तेज प्रताप जी, क्योंकि वहां क्या है कि तेजस्वी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन उनके साथ जो तेज प्रताप जी उनके बड़े भाई बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे देखने वाली बात होगी। दूसरा, ये आरजेडी को अगर ये अपने घर तक ही इसको रखते हैं और लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो ये दूसरी जातियों को कैसे जोड़ेंगे, ये भी एक चैलेंज इनके सामने रहेगा। पीके का एक एडवांटेज ये है कि इनका कुछ बड़े दल, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो तमिलनाडु हो और इत्यादि इत्यादि में जो सबसे उस दल के मुखिया उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, उनसे डायरेक्ट अप्रोच है, तो वो भी एक चीज़ कहीं ना कहीं काम तो आएगी ही। दूसरा क्या है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे की दिक्कत होगी, लेकिन काम तो इन्होंने छोड़ा नहीं है, तो पैसे की मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत होगी। और जो सबसे मुझे ऐसी बात जो लगती है कि विपक्ष में जो भी ये करेंगे वो विपक्ष को उससे फायदा होगा, क्योंकि इस बार जब उनकी कांग्रेस से बात बनी नहीं है तो कोई बहुत ही बैड ब्लड के साथ नहीं अलग हुए हैं। मतलब जैसे पिछली बार अक्टूबर में हुआ था तो मार के अब कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, ये सब, लेकिन इस बार कांग्रेस का ऑफर दिया, उन्होंने कहा ये ऑफर मुझे नहीं है, और एक तरह से प्रेम के साथ ही हुआ है। तो किस समय क्या अपॉर्चुनिटी आएगी, और अगर कभी वो अपॉर्चुनिटी आती है तो पीके फिर से विपक्ष की एक मुख्य भूमिका में उनका रोल होगा, ऐसा रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से जिग्नेश मेवानी और पीके आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट रहेंगे विपक्ष के लिए, और खास करके मोदी जी के लिए एक बड़े सरदर्द के रूप में ज़रूर उभरेंगे। थैंक यू सो मच।